हंदवाड़ा में बीती रात से जारी एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है। इस मुठभेड़ के बाद चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, जबकि सेना का एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में यह एनकाउंटर हुआ। नॉर्थ कश्मीर की यह घटना है, जहां पर बीती रात से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में एनकाउंटर चल रहा था। 4 आतंकी यहां पर छिपे थे, यह जानकारी मिली थी और उसके बाद यह मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने चारों आतंकियों को ढेर कर दिया है। बीती रात से लेकर आज सुबह तक काफी लंबा यह ऑपरेशन चला और आखिरकार चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन सेना का एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है। इदरीस लोन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इदरीस, बीती रात से एनकाउंटर चल रहा था, आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। साथ ही आपसे यह भी जानना चाहेंगे किस तरह के हथियार इनके पास थे और कितना लंबा यह एनकाउंटर चला है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कल शाम को सिक्योरिटी फोर्सेस के इन मिलिटेंट्स के वहां प्रेजेंस के बारे में पता चला था, जिसके बाद उस पूरे इलाके को घेर लिया गया था। पूरी रात भर दोनों साइड से फायरिंग चलती रही और सुबह सवेरे पहले 2 मिलिटेंट्स की बॉडी रिकवर कर ली गई और फिर बाद में कुछ ही देर पहले चारों बॉडीज जो है मिलिटेंट्स की रिकवर कर ली गई है। ये चारों मिलिटेंट्स अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है लश्कर-ए-तोयबा आउटफिट के ताल्लुक रखते हैं और चारों मिलिटेंट्स ने रिसेंटली इन्फिल्ट्रेट किया था नॉर्थ कश्मीर के बॉर्डर से ही। बताया जा रहा है कि चारों मिलिटेंट्स पाकिस्तान के नागरिक हैं और साथ ही में इसी इनकाउंटर में एक आर्मी का जवान जो है वो भी शहीद हो गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ही घंटे पहले इस इनकाउंटर के शुरू होने से पहले ही रफियाबाद जो नॉर्थ कश्मीर का ही इलाका है वहां पर भी एक इनकाउंटर चल रहा था, जिसमें एक लोकल मिलिटेंट मारा गया था और एक आर्मी का जवान शहीद हुआ था। तो जो प्रेजेंस है पूरे नॉर्थ कश्मीर में मिलिटेंट्स की वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और स्पेशली अगर हम इस वक्त की बात करें तो सितंबर अक्टूबर यही 2 महीने हैं जब इन्फिल्ट्रेशन बिट्स बढ़ती है, क्योंकि इसके बाद जो है बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है और फिर मिलिटेंट्स का क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। तो जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन बिट्स होनी है वो इन महीनों में ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उन्होंने पूरे बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया इदरीस इस तमाम जानकारी के लिए। तो सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है, लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरी रात यहां पर एनकाउंटर चलता रहा है, यानी कि हथियार काफी ज्यादा थे इन आतंकियों के पास, तभी ये रात भर सुरक्षा बलों का सामना कर पाए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर चेन्नई एक्सप्रेस जो है उसका जो बोगियां हैं वो पटरी से उतरी हैं, जानकारी ये सामने आ रही है। और सुबह 5 बजे की घटना बताई जा रही है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जयपुर चेन्नई एक्सप्रेस का इंजन जो है वो ट्रैक से उतरा है। हालांकि हादसे के पीछे का कारण क्या रहा ये अब तक सामने नहीं आ पाया है। सुबह 5 बजे की ये घटना है और राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इंजन जो है वो ट्रैक से उतरा है। जयपुर में यह हादसा हुआ है, जयपुर चेन्नई एक्सप्रेस का जो इंजन है वो ट्रैक से उतर गया है। हालांकि क्या कारण रहा इस इंजन के ट्रैक से उतरने का और इसके साथ क्या कुछ और बोगियों पर भी इसका असर पड़ा है, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आ पाई है। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की खबर यहां नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शीना हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि शीना की डायरी का एक पन्ना सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को मिले शीना की डायरी के इस पन्ने से मां इंद्राणी के लिए उसकी नाराजगी जाहिर हुई है। बताया जा रहा है कि शीना ने डायरी के इस पन्ने को 2003 में लिखा था। 2003 से ही वो डायरी लिख रही थी। इसमें मां इंद्राणी के प्रति प्यार और नफरत है तो पिता सिद्धार्थ से उम्मीदें और हल्की नाराजगी भी है। शीना मर्डर केस को लगातार पुलिस जो है उसकी जांच कर रही है। इंद्राणी से, संजीव खन्ना से और ड्राइवर से पूछताछ हो रही है। एक एक करके कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है और जानने की कोशिश की जा रही है कि इस कत्ल के पीछे कौन है और इसके पीछे कारण क्या रहा। और जब यह घटना हुई उस वक्त शीना और इंद्राणी के बीच में क्या किसी तरह का मनमुटाव था, क्या किसी तरह का झगड़ा था, ये तमाम चीजें यहां जानने की कोशिश की जा रही हैं। और उस बीच डायरी का यह पन्ना सामने आया है।
इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बुधवार को मुंबई पुलिस ने उनसे करीब 12 घंटे तक पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान ही पुलिस की एक टीम ने उनके वर्ली वाले मकान में छापेमारी भी की है। बताया जा रहा है कि सर्च के दौरान पुलिस ने पीटर मुखर्जी के घर से लैपटॉप जब्त किया है। पुलिस को इस लैपटॉप से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस पीटर से आज भी पूछताछ कर सकती है। इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी से पूछताछ की गई और काफी लंबी पूछताछ रही है। आमने सामने भी दोनों को बैठाया गया और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जब इंद्राणी के सामने आए पीटर, तब इंद्राणी फूट फूट कर रोने लगी। तो एक बार फिर से पीटर मुखर्जी से पूछताछ हो सकती है। एक बार पूछताछ हो चुकी है, लेकिन और भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की पुलिस कोशिश कर सकती है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में आरएसएस और बीजेपी नेताओं की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग का आज दूसरा दिन है। पहले दिन सरकार के कई आला मंत्रियों ने आरएसएस के सामने प्रेजेंटेशन दिया है, जिससे विरोधियों ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। अब विरोध के बीच उम्मीद है कि आज खुद प्रधानमंत्री मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। दिल्ली के वसंत कुंज के मध्यांचल भवन में आरएसएस और बीजेपी नेताओं की बैठक पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। आरएसएस और बीजेपी के नेता भले ही इस बैठक के बारे में ज्यादा बातें न कर रहे हों, लेकिन खबरों की माने तो मोदी सरकार के मंत्री अपने कामकाज का ब्यौरा आरएसएस के सामने रख रहे हैं। बैठक के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समन्वय बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के पहले दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के कामकाज का ब्यौरा आरएसएस के सामने रखा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान से बातचीत और बांग्लादेश से बॉर्डर एग्रीमेंट को लेकर जानकारी दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी आर्थिक मुद्दों पर अपना प्रेजेंटेशन दिया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि और किसानों के बारे में अपना प्रेजेंटेशन आरएसएस नेताओं के सामने रखा। इतना ही नहीं, आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच हो रही इस बैठक में वन रैंक वन पेंशन की भी बात हुई। साथ ही वीएचपी नेताओं ने राम मंदिर के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। देश के सामने के कुछ मुद्दों पर, कृषि क्षेत्र के मुद्दे, औद्योगिक क्षेत्र के मुद्दे, आर्थिक क्षेत्र के मुद्दे, सुरक्षा के मुद्दे, जो संघ के प्रिय विचार के चर्चा के विषय होते हैं, उन पर सभी का राय, वर्तमान स्थिति का अवलोकन करने का प्रयास हो रहा है। आरएसएस और बीजेपी के बीच हो रही इस बैठक के बाद विरोधी दलों ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा की जो सरकार है या एनडीए की जो सरकार है, उस कठपुतली के दो धागे हैं। एक उद्योगपतियों के, धनपशुओं के हाथ में है और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हाथ में है। तो जब धनपशु अपनी तरफ से खींचते हैं तो सरकार उनकी बोली बोलनी शुरू कर देती है। जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनके पेच कसता है तो उसकी बोली बोलना शुरू कर देते हैं। जाहिर है मोदी सरकार 1 साल से ज्यादा का वक्त पूरा कर चुकी है, लेकिन अब तक सरकार के फैसले जमीन पर नजर नहीं आ रहे। आरएसएस की इस बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाने की बात तो कही जा रही है। साथ ही बैठक में सरकार की योजनाओं को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इस वक्त क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको सुनवाते हैं। Kumaratunga, former president of Sri Lanka, most venerable Sri Ravi Shankar, the most venerable Mr. Asin Nayansara from Myanmar, President of the Tokyo Foundation, Mr. Akiyama, Secretary General of International Buddhist Federation, Venerable Lama Lobsang, senior ministers from Japan, Bhutan, Nepal, Mongolia, Cambodia. Honorable Minister of State for Culture, Dr. Mahesh Sharma, India. Honorable Minister of State for Home Affairs, Shri Kiran Rijiju. Respected Dharma Gurus, scholars and delegates from across the globe. Ladies and gentlemen. तो दिल्ली से तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हिंदू बौद्ध कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं।
वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर सरकार जल्द ही पूर्व सैनिकों को अच्छी खबर दे सकती है। माना जा रहा है कि पूर्व सैनिकों और सरकार के बीच हो रही बातचीत अब आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि वन रैंक वन पेंशन का फॉर्मूला लगभग तैयार हो गया है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व फौजी 70 दिनों से भी ज्यादा वक्त से आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अब तक वन रैंक वन पेंशन के पेच को सुलझा नहीं पाई है। सरकार और पूर्व फौजियों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी है। खुद पीएम मोदी और रक्षा मंत्री जल्द मामले के सुलझने के संकेत भी दे चुके हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि वन रैंक वन पेंशन पर सरकार और पूर्व सैनिकों के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन पर सरकार 2 से 3 दिनों के भीतर बड़ा फैसला ले सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि वन रैंक वन पेंशन में 2013 को बेस मानकर पेंशन दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक बीजेपी और आरएसएस की बैठक में वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा भी उठा। आरएसएस ने सरकार को इस मसले पर जल्द सुलह के निर्देश भी दिए। हालांकि बीजेपी नेता अभी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। तमाम राष्ट्रीय मुद्दे हैं, बट स्पेसिफिक पॉलिसी इश्यूज पर यहाँ बहस नहीं होता। वन रैंक वन पेंशन वाला इश्यू सरकार का एक पॉलिसी निर्णय है, उस पर यहाँ चर्चा नहीं होगी। सरकार का जो विचार करना है सरकार कर रही है और उसका जो उचित निर्णय है सरकार करेगी। वहीं अनशन पर डटे पूर्व सैनिक भी मानते हैं कि मामला जल्द सुलझ सकता है। पूर्व फौजियों को भी अच्छी खबर का इंतजार है। मेरा ख्याल सरकार अभी चाह रही है कि इस पूरी मुहिम को अभी क्लोज किया जाए। हम भी यही चाहते हैं कि सैनिक अपनी हक के लिए इधर आए थे। अगर सरकार हमें अपना हक जो हमें ऑथराइज है और जो सैंक्शन है अगर वो दे देते हैं तो हमारे को यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। वन रैंक वन पेंशन के इस मुद्दे को सरकार सुलझा। हक के लिए इधर आए थे। अगर सरकार हमें अपना हक जो हमें ऑथराइज है और जो सैंक्शन है अगर वो दे देते हैं तो हमारे को यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। वन रैंक वन पेंशन के इस मुद्दे को सरकार सुलझाने में दिन रात एक कर रही है, तो दूसरी तरफ विरोधी दल सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ओआरओपी हो चाहे धार्मिक बातें हो, तो सब एक बहाना है। ओआरओपी पे प्रधानमंत्री ने देश को गुमराह किया, आज वो उन्हीं के गले की घंटी बनता चला जा रहा है। बट भारतीय जनता पार्टी के लिए या मोदी जी के लिए प्रॉमिस करना और उसको डिलीवर करना में कोई सामंजस्य नहीं है। वो तो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। जाहिर है वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुका है। चुनावों में खुद मोदी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। अब वही मुद्दा सरकार के लिए आसान नजर नहीं आ रहा। अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन की चीफ विजय लक्ष्मी जोशी ने अचानक वीआरएस ले लिया है। गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी विजय लक्ष्मी का अभी 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ था। पिछले 1 साल से वो स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हुई हैं। जोशी के इस्तीफे को पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक बड़ा धक्का माना जा रहा है। और अब बात बिहार के सीएम नीतीश कुमार की। समस्तीपुर में एक रैली के दौरान परमानेंट करने की मांग कर रहे कर्मचारियों को नीतीश कुमार ने स्टेज से ही धमका दिया। तो मॉडल कोड कब लगेगा कोई ठिकाना नहीं। मांग पूरी करो, मांग पूरी करो। इसमें मांग नहीं बुझाया, कितना बड़का काम हो रहा है। इसलिए स्थिर रहो। एक हम अकेले सिंपैथाइजर है, इस सांख्यिकी वाला है सब। पता है आप लोगों के पैनल को डिजॉल्व करने का प्रस्ताव मेरे पास आया हुआ था। हम ही रोक दिए। नीचे करो, नहीं तो जाके दस्तखत कर देंगे, कहीं सड़क पर आ जाओगे टहलते हुए, समझे ना। ज्यादा होशियार मत बनो।